औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप सब खैर आफियत के साथ होंगे, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। वेलकम कहते हैं आपको सियासी शतरंज में। और यकीनन हम जानते हैं कि मुल्क में बहुत सारे केसेस हैं जैसे डिस्कस किए जा रहे हैं, जिसमें कि रिजवाना केस है, बच्चों के ऊपर तशद्दुद, चाइल्ड लेबर। तफसीलन आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। कश्मीर का इशू आज फिर उठाएंगे, बताएंगे आपको भारत की जो इंतहा पसंद सोच है उसके असरात क्या निकल रहे हैं, न सिर्फ कश्मीर पर, भारत के अंदर भी हालात मुसलसल खराब हो रहे हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया परेशान है। लेकिन कश्मीर के लोगों के साथ जो हो रहा है उनके लिए हम आवाज़ उठाते रहेंगे। उनको उनका हक खुद इरादियत मिलना चाहिए, उनकी खुसूसी हैसियत मिलनी चाहिए। लेकिन उससे भी बढ़कर पहले मैं बात करूंगा सियासत की, क्योंकि सियासी शतरंज में बड़ी चालें चली जा रही हैं। हम जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत के आखिरी 10 दिन शुरू हो चुके हैं और इन आखिरी 10 दिनों में जो फुर्तियां दिखाई जा रही हैं, जिस तरीके से एक्टिविटीज हो रही हैं, जिस तरीके से कानून पास हो रहे हैं, बिल पे बिल पास किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि 53-54 बिल हैं जो 3-4 दिनों में पास हो गए हैं। लेकिन हम जानते हैं कि जो आज सेनेट के इजलास में हुआ, ऐवान ज़ीरी से, नेशनल असेंबली से तो बिल पास हो जाता है, ऐवान बाला में, सेनेट में पहुंचता है तो बड़ा शोर मचाया जाता है। गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा कि एक बिल ऐसा था क्योंकि जैसे ही सेनेट में आया तो उसको साइड कर दिया गया, जो कि था प्रिवेंशन ऑफ वायलेंट एक्सट्रीमिज्म का बिल। आज भी हम देख रहे हैं कि एक बिल आया ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट का बिल, जिसके ऊपर बड़ा शोर मचाया गया। नेशनल असेंबली में ये शोर नहीं देखा गया, सेनेट में ये शोर देखा गया। ये शोर सिर्फ ऑपोजिशन की तरफ से नहीं हुआ, हकीकत यह है कि ऑपोजिशन और ट्रेजरी बेंचेस दोनों की जानिब से इस बिल के ऊपर एहतजाज किया गया। रज़ा रब्बानी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। उन्होंने तो कहा कि मैं ये समझ के मुझे मेरी पार्टी ने भेजा था कि उस सेनेट में भेज रहे हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि मैं अपने राजवाड़े में आ गया हूं। कामरान मुर्तजा साहब कहते हैं कि अगर बात करने की इजाजत नहीं थी तो मैं बाहर चला जाता हूं, क्यों हमें यहां बुलाया है। सेनेटर मुश्ताक कहते हैं सिर्फ जुलाई में दहशतगर्दी के 54 वाकयात हो चुके हैं और हम इस तरह के बिल्स बनाने में लगे हुए हैं। यकीनन मुल्क के जो हालात हैं और जो कानून साजी हो रही है, ये कानून सिर्फ चंद लोगों के लिए नहीं बन रहा है, 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए कानून बनाया जा रहा है। तो जरूरत इस अमर की है कि तमाम तर स्टेक होल्डर्स के साथ मुशावरत करने के बाद कानून बनाया जाए। लेकिन इतनी जल्दी, इतनी उजलत क्यों? लास्ट मिनट पे, आखिरी दिनों में ये सारे जरूरी बिल क्यों याद आ रहे हैं? डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पीके से ताल्लुक रखने वाले सेनेटर बहरमन तंगी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया बहरमन साहब, आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया, शुक्रगुजार हूं। पहला सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूंगा हुजूर, इतनी जल्दी किस बात की? वो तो कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। 25 करोड़ पाकिस्तानियों के लिए कानून बन रहा है और आपके अपने पार्टी के सेनेटर्स शोर मचा रहे हैं। हाउ डू यू फील अबाउट इट सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जल्दी आपने कहा कि जल्दी, लेकिन मेरे ख्याल में अगर एक बिल 2002 से या 5 साल से या 1 साल से या 10 महीने से अगर वो पेंडिंग में हो, अगर उसके बारे में हुकूमत वक्त फैसला करते हैं और वो बिल पास करने के लिए नेशनल असेंबली में पुटअप करते हैं, फिर सेनेट में ले आते हैं, तो ये जल्दी नहीं है। लेकिन सेनेट के फ्लोर से अगर वहाँ पे सेनेटर्स ये कोशिश करते हैं, उनकी अपनी सोच हो सकती है, उनकी सोच के मुताबिक वो फैसला गलत भी हो सकता है। और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में सेनेट फ्लोर पे हर सेनेटर को ये हक हासिल है कि वो अपने राय जाहिर करे। अगर वो उनसे इख्तिलाफ रखते हैं तो बेशक वो इख्तिलाफ भी रख सकते हैं, लेकिन इख्तिलाफ इस चीज़ पे था कि अगर ये बिल सेनेट में पेश करते हैं तो 2-3 किस्म के इख्तिलाफात थे। कुछ इख्तिलाफात ये थे कि सेनेट की तरफ से रेफर हो जाए ये स्टैंडिंग कमेटी में। कुछ इख्तिलाफात ऐसे थे कि इस बिल को पहले से डिस्कस क्यों नहीं गया। होना ये चाहते हैं कि इस पे डिबेट्स हो, इन पे बात हो और ये डिस्ट्रीब्यूट कर लेते, इसकी स्टडी हो जाती। तो मेरे ख्याल में ये ऐसी बातें हैं। और जब मेरे पार्लिमानी लीडर जो एक्स प्राइम मिनिस्टर यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, तो वो वहाँ बैठे थे, तो अगर इंडिविजुअल कैपेसिटी में अगर मेरी पार्टी का भी कोई सेनेटर बात करते हैं तो वो उनसे उसका जवाब दे सकते हैं। लेकिन जब मेरी पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने सेनेट में या नेशनल असेंबली में, लेकिन मैं सेनेट की बात करूं, कि अगर सेनेट में मेरे लिए पार्लिमानी लीडर या चीफ व्हिप का इंतखाब किया है, जी तो जो भी वॉकआउट हो, मुखालिफत हो, अपोज करना हो या सपोर्ट करना हो,
तो ज़ाहिर बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक सेनेटर के तौर पे मैं जाऊंगा पार्टी के साथ, पार्लिमानी रजा लीडर के रब्बानी साथ। साहब ने पार्टी के पार्टी वाली पॉलिसी अपनाई या उन्होंने पर्सनल पॉलिसी अपनाई हुजूर? देखिए, मैंने आपको अभी 2 मिनट पहले बता दिया कि हर सेनेटर को हक पर्सनल है कि पॉलिसी। वो देखिए, हर एक सेनेटर को हक है कि वो पार्टी पॉलिसी के साथ इख्तिलाफ रखे, राइट। अपनी ज़ाती राय रख लें। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि एज़ ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मैं जब सेनेट में रोल प्ले करूँगा तो मेरे सामने 2 ओहदे हैं। ठीक। एक मेरे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का पार्लिमानी लीडर है और एक है मेरा चीफ व्हिप। सलीम मानवी वाला चीफ व्हिप है और पार्लिमानी लीडर यूसुफ रज़ा गिलानी साहब है। तो एज़ ए सेनेटर ऑफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेरी एक मॉरल, पॉलिटिकल और प्रोफेशनल राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी सर। बनती है बिल्कुल सर। कि जब वो जो कुछ कहेंगे हमने उसको फॉलो करना है। ठीक सर, एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान सर, हम ये सोचने पर मजबूर होते हैं कि नेशनल असेंबली से जब बिल पास होता है तो कोई उफ तक नहीं कहता, सेनेट में आता है तो इतना शोर मच जाता है, इसकी क्या वजह है सर? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया कि कौमी असम्बली से पास होता है और फिर सेनेट में उस पे बहुत शोर होता है। देखिए, चाहे वो सेनेट हो या कौमी असम्बली हो, उसमें मेंबर्स की अपनी एक सोच हो सकती है। अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बता दूं कि इस वक्त हमारे सेनेट में एक पार्टी है जिसका एक सेनेटर है, लेकिन उसने हमेशा ऐसा रोल शुरू किया है, ऐसा रोल प्ले कर रहे हैं कि वो अखबारात की जीनत बनाने के लिए एक रोल प्ले करते हैं। इससे पहले भी एक बिल पेश हुआ था, ट्रांसजेंडर बिल। उस पे उसने कुछ कमेंट्स किए थे और उस बिल के बारे में फिर पूरे पाकिस्तान में सोशल मीडिया पे एक आग लगी थी कि इस बिल का मकसद ये है कि लड़का लड़के से और लड़की लड़की से शादी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि एज ए पार्लियामेंटेरियन उस बिल में ये है नहीं है, मतलब कि उसमें ये चीज़ ही सर नहीं थी उस कि दिन की बात ना करें सर, आज की बात करें। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट बिल में ऐसा किया है कि आग लग गई। देखिए, मेरी बात सुने। अभी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट जो है वो उसको रिकमेंड किया है, वहाँ रेफर किया है स्टैंडिंग कमेटी में। तो स्टैंडिंग कमेटी में एक पार्टी के मेंबर्स नहीं होते हैं, बल्कि स्टैंडिंग कमेटी में तमाम पार्टी इक्वल बुनियाद पे उनके मेंबर्स होते हैं। तो इन लोगों ने कहा कि इस पे डिबेट होना चाहिए, इस पे बात होनी चाहिए, इसको स्टडी करना चाहिए। तो चेयरमैन सेनेट ने और ये कहा कि बिल्कुल इसको हम स्टैंडिंग कमेटी रेफर करते हैं, वहाँ पे बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन करें और तमाम पार्टी के मेंबर्स को चाहिए कि उस पर बात करें और कंसेंसस अगर डेवलप हो जाए वहाँ सेनेट से स्टैंडिंग कमेटी में, अगर ये बिल पास हो गया तो भी आएगा सेनेट में, और अगर ये रिजेक्ट हो गया तो भी सेनेट में आएगा। सर एक यूनिवर्सिटियों का बिल भी पास हुआ है आज, जिसके तहत बताया जा रहा है कि पाक चाइना ग्वादर यूनिवर्सिटी लाहौर में बनाई जाएगी। बड़ी अजीब सी बात लग रही है सर। जहां तक यूनिवर्सिटीज का बिल का ताल्लुक है, मैं एक बात आपको बता दूं कि कुछ चीजें सही भी हैं, कुछ चीजें गलत भी हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि एचईसी के जो चेयरमैन है, आज ये हम सुन के आ रहे हैं कि 2 कमरों के दो कमरों को भी एनओसी मिल चुका है और एक एक कमरे वाले यूनिवर्सिटी भी इस वक्त हैं, इलीगल यूनिवर्सिटी भी हैं। तो मैं समझता हूं कि देखिए, इसी का चेयरमैन की मॉरल प्रोफेशनल रिस्पांसिबिलिटी क्या है, क्या उनके टीओआर क्या है। आज रातों रात तो बिल्डिंग नहीं बन सकती हैं, सर ये ये बिल्डिंग्स भी यूनिवर्सिटीज बनती वाले हैं बिल के ऊपर वजीर तीन तालीम, चार सर 10 साल से यूनिवर्सिटीज बच्चे। वाले बिल के ऊपर वजीर तालीम भी कहते हैं कि मुझे नहीं पता था ये क्या हो रहा है। देखिए, वजीर तालीम ने अपने फ्लोर पे खड़े होकर कहा कि मेरी सोच ये है, मेरा मकसद ये है कि क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करें और इस पे कंप्रोमाइज ना हो। उसकी अपनी सोच है, लेकिन उनके जो 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 ऑनरेबल सेनेटर्स ने, फाजिल मेंबर्स ने कहा कि नहीं, इसको भी स्टैंडिंग कमेटी रेफर होना चाहिए ताकि इस पे बात हो। तो मेरे ख्याल में मेंबर्स की भी तजवीज़ सही थी कि स्टैंडिंग कमेटी में जाएं और स्टैंडिंग कमेटी में तमाम कानून साजी पे बात हो जाए, इसलिए कि ये कानून बनती है। तो कानून बनने के लिए अगर टेबल टॉक्स हो, स्टैंडिंग कमेटी में इस पे कंस्ट्रक्टिव डिस्कशन हो, तो मेरे ख्याल में ये मुल्क के लिए और इदारों के लिए बेहतर होगा। लेकिन हुजूर एक जो अवाम में राय इस वक्त डेवलप हो रही है वो ये हो रही है कि सियासतदान और हुक्मरान अपने सियासी मकासद और एजेंडा को हासिल करने के लिए कानून बना रहे हैं और गरीब अवाम की मुश्किलात को दूर करने के लिए कोई कानून नहीं बन रहा है। आप क्या कहेंगे इसके ऊपर?
देखिए मेरी बात सुने, हुक्मरान और ये सियासतदान अगर अपने मफाद के लिए कानून साजी करते हैं तो ये मुझे बताएं कि यूनिवर्सिटी के लिए अगर एक कानून आता है तो मैं समझता हूं कि ये तो अवाम के लिए ही सोचते हैं कि ऐसी यूनिवर्सिटी आ जाए सामने कि वो क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करे और वो अवाम को अच्छी सर, तालीम जो दे दे, पहले से टैलेंट यूनिवर्सिटियां के चल साथ। रही है, जिस तरह बहावलपुर यूनिवर्सिटी में वो 5,000 से ज्यादा वीडियोस निकली हैं उनके सिक्योरिटी ऑफिसर और डीन के हाथ से, जो पहले से यूनिवर्सिटियां चल रही हैं सर, उनको तो सही कर लें, फिर नहीं बनाइएगा सर। देखिए मेरी बात सुने, ये कानून साजी तो इसलिए है कि अगर परस्पर जो सिस्टम चल रहा है और उसमें कोई गैप्स डिफिशिएंसीज हो तो उन गैप्स और डिफिशिएंसीज को खत्म करने के लिए कानून साजी होती है कि कानून साजी हो तो ताकि इस सिस्टम को बेहतर से बेहतर करे। मैं समझता हूं कि तमाम मैंने उस दिन 182 के लिए अमेंडमेंट लाके, आपको पता है कि जो फैक्ट से पाईआर कटवाते हैं तो उसकी लाइफ अगर मतलब कि जो उसकी फांसी हो और वो फेंक के पायार हो तो उस पर 7 साल था तो उसको हमने 10 साल करवा दिया। जो उम्र कैद का सजा था उसमें 5 साल था तो उसमें हमने 7 साल सर टाइम अमेंडमेंट खत्म करने हो की रहा है सर। पेमरा की तजवीज तरमीमी की। बिल पे सहाफी सारे नाराज हैं सर। मैं समझता हूं कि इस बिल में तमाम ऐसे सहाफ़ी हजरात को बिठाना चाहिए था, स्टैंडिंग कमेटी में लाना चाहिए था, उनसे डिस्कस करना चाहिए था। देखिए अगर ये पिलर है सहाफत का तो ये भी पाकिस्तान की बेहतर मुस्तकबिल के लिए सोचते हैं और इदारों को मजबूत देखना चाहते हैं। अगर आप बैठे हैं एंकर तो आप चाहते हैं कि मेरा मुल्क मजबूत हो, ये इदारा मजबूत हो, पार्लियामान मजबूत हो, तो मैं समझता हूँ कि हम तमाम चाहते हैं कि ऐसी कानून साजी हो जिसमें आमीन। इदारों की, पार्लियामान की और मुल्क की मजबूती हो। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सेनेटर बहरमन तंगी साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और जिस तरह आपने बताया कि सहाफियों को भी लाना चाहिए था, उनसे मुशावरत करनी चाहिए थी पेमरा तरमीमी बिल से पहले, उसी तरीके से जो 25 करोड़ पाकिस्तानी हैं जिनके लिए कानून बनाया जा रहा है उनसे भी जरा पूछना चाहिए था, मुशावरत होनी चाहिए थी उनके नुमाइंदों से, सबसे, क्योंकि इस वक्त देखा यही जा रहा है कि अपोजिशन बेंचेस और ट्रेजरी बेंचेस दोनों कानून साजी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। वाज़ेह हो रहा है दाल में कुछ काला है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे रिजवाना केस के हवाले से, मुल्क में बढ़ते रेप केसेस के हवाले से, तशद्दुद के हवाले से। माहिन गनी में ज्वाइन करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। खवातीनो हजरात, आजकल रिजवाना केस बहुत ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है। रिजवाना केस हम सब जानते हैं जो कि 23 जुलाई को सामने आया, जिसमें सिविल जज की एहलिया ने 14 साल मुलाजमा रिजवाना के ऊपर बदतरीन तशद्दुद किया और आज रिजवाना जिंदगी और मौत के दरमियान जंग लड़ रही है। लेकिन इस केस के बाद मुझे याद आई जैनब की, मुझे याद आई नूर मुकद्दम की, मुझे याद आई कायनात की, मुझे याद आई मुख्तारा माई की, मुझे याद आई उन 100 बच्चों की जिनके साथ पहले ज्यादती की गई और फिर उन्हें एसिड में जला दिया गया। यकीनन ये कोई नई बात नहीं है, ना ही कोई नई खबर है। रिकॉर्ड और रिपोर्ट तो ये भी कहती है कि पाकिस्तान में 5 लाख से ज्यादा बच्चों के साथ हर साल ज्यादती होती है। हम खामोश क्यों? कानून मौजूद है, उस पर अमल क्यों नहीं होता? क्या ये हमारे मुस्तकबिल के लिए अच्छा है? क्या हम सोच रहे हैं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं? तफसीलन डिस्कस करेंगे। मुझे एक्सपर्ट ज्वाइन करेंगी माहीन गनी, वो तो सोशल वर्कर, सोशल एक्टिविस्ट, थेरेपिस्ट, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए बड़ी आवाज उठाती हैं। लेकिन बिफोर आई गो टू हर, उनसे पहले कि मैं उनसे गुफ्तगू का आगाज करूं, रिपोर्ट देखिए जरा। हम जिस मुल्क में रहते हैं वहाँ माजी में 100 से ज्यादा बच्चों के साथ ज्यादती के बाद तेजाब में जलाने का वाकया भी मंजर आम पर आया था। मुल्क भर में जिनसी भेड़िए बेलगाम हो गए। पाकिस्तान में हर साल 5.5 लाख से ज्यादा बच्चों को ज्यादती का निशाना बनाए जाने के इंकशाफ ने तहलका मचा दिया है। मीडिया पर आने वाले बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के वाकया छोटा सा हिस्सा है। इस मौजू पर बात करना मायूब समझा जाता है। क़वानीन मौजूद हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। ज़ैनब कत्ल केस के बाद 2020 से लेकर 2022 तक 15 साल कम सिन बच्चों और बच्चियों से ज्यादती के 614 वाकयात मीडिया पर सामने आए, मगर बच्चों के साथ जिनसी ज्यादती के जो वाकयात मीडिया के जरिए सामने आते हैं वो सिर्फ राई के दाने बराबर हैं। पाकिस्तान में हर साल 6 में से 1 बच्चे की कम उम्र में शादी कर दी जाती है। 46 लाख बच्चों की शादियां 15 साल से कम उम्र और 1 करोड़ 90 लाख बच्चों और बच्चियों की शादी 18 साल से कम उम्र में हो जाती है। महकमा दाखिला की एक खुफिया रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि पंजाब में
जिनसी ज्यादती का सामना करने वाले लड़कों की तादाद लड़कियों से ज्यादा है। पंजाब में बच्चों से ज्यादती के जराइम की शरह में इजाफे पर शदीद तशवीश का इजहार करते हुए महकमा दाखिला की खुफिया रिपोर्ट ने कुछ परेशान कुन इंकशाफात किए कि अदालतों में मुकदमात का सामना करने वाले कुल मुजरिमों में 55% मुतासरीन के पड़ोसी, 32% अजनबी और 13% रिश्तेदार थे। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल के पहले 5.5 माह के दौरान पंजाब में बच्चों से ज्यादती के कुल 1390 वाकयात रिपोर्ट हुए, जिनमें से 959 यानी 69% मुतासरा लड़के और 431 यानी 31% लड़कियां थी। और रिजवाना केस की लेटेस्ट अपडेट्स ये हैं कि सिविल जज की अहलिया को 7 अगस्त तक की जमानत में तौसी मिल गई है। माहीन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर गिविंग अस योर टाइम। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। मेरा पहला सवाल आपसे ये है, रिजवाना केस आपके लिए क्या इंपॉर्टेंस रखता है? क्योंकि ऐसे केसेस तो पहले ही बहुत होते रहे हैं, लेकिन हम एज ए सोसाइटी भूल जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। और आपने बिल्कुल सही कहा, हम भूल जाते हैं। मायूसी होती है, गुस्सा भी आता है और फिर बात आगे निकल जाती है, और इसीलिए ये चीज़ें हमारे लिए अब नॉर्मलाइज हो रही हैं। मेरे लिए ये केस इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है बिकॉज आई थिंक एक ह्यूमन तौर पे, एक इंसानी तौर पे अगर कोई इस बच्ची को देखे तो हौसला भी नहीं रहता देखने का। अगर आप उसको देखें और जो हालत उस बच्ची की गई है, तो पहले तो मैं इसको बहुत ज़्यादा कंडेम करूंगी, और दूसरा सवाल ये उठता है कि हम क्या कर रहे हैं, ऐसा क्या गलत हो रहा है हमारे माशरे में कि हमारे बच्चे सेफ नहीं हैं। आर्टिकल 11 जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, वो क्लियरली स्टेट करता है कि जो चाइल्ड एक्ट है उसके मुताबिक बच्चे जो 14 साल के हों उनसे उस 14 साल से छोटे बच्चों को काम करने की इजाज़त नहीं है। फिर भी हमारे सामने इतना बड़ा वाकया पेश आता है, और वो भी एक सिविल जज के घर में। एक जज जो कि लॉ बनाता है, जिसको लॉ का सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए और फॉलो करना चाहिए, उसी के घर के अंदर ये हादसा होता है। और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि गुस्से में आके एक दिन हो गया। 6 माह से इस मासूम बच्ची पे तशद्दुद किया जा रहा था। तो सवाल ये उठता है कि हम क्या गलत कर रहे हैं, हम आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे? हमें जब ऐसी चीज़ें नज़र आती हैं, तो हम बेखौफ होके बोलते क्यों नहीं हैं? हम किस बात से डर रहे हैं? और दूसरी बात ये आ जाती है, क्या कोई छोटा शख्स होता तो उसके साथ भी, क्योंकि आज जो है असेंबली के अंदर भी डिस्कस हुआ नेशनल असेंबली में माहीन, और वहां पर एक रुकने कौमी असेंबली है शाहिदा रहमानी, उन्होंने स्टेटमेंट दिया कि रईस के लिए पाकिस्तान में कोई कानून नहीं है। आप समझती हैं ऐसा ही है? आई थिंक मैं बिल्कुल ऐसा ही है, और यही हमारे सामने है। ऑब्वियसली जुडिशियल और इंस्टीट्यूशन बायस तो है, और दूसरी बात ये है कि मुझे सुनने में आया था कि शायद जो ये सिविल जज है उन्होंने ये भी बोला कि हमारे साथ मीडिया ट्रायल हो रहा है, और कुछ लोगों ने तो ये भी बात की कि अब मीडिया पे आ गया तो अब हमें शायद सजा माहीन, देनी वो तो ये भी पड़ेगी। कह रहे हैं कि मेरी बीवी का जहनी तवाजुन ठीक नहीं है, इसलिए उनका कसूर नहीं। और वो एक और चीज पे मैं बात करना चाहती हूँ। पहली बात तो ज़हनी ताबन को इस्तेमाल करना इस तरीके में, और मेंटल हेल्थ को स्टिग्मेटाइज करना, जहाँ की ऑलरेडी ये कॉन्वर्सेशन जितनी मुश्किल है, इससे इससे बुरी बात तो मैं कुछ सोच ही नहीं सकती। पहली बात तो अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं भी, तो मैं ये क्लेरिफाई करना चाहूंगी, जो लोग ज़हनी तौर पे इलनेस का उनको कोई इशू होता है, तो वो दूसरों पे तशद्दुद नहीं करते। ये बात जाननी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज वो स्टिग्मेटाइज कर देता है मेंटल हेल्थ को। दूसरी बात ये है, फर्ज करें हमने उनकी बात मान ली और उनको था कोई मेंटल इलनेस थी, तो आपने अपने बच्ची को कैसे, बच्चों अपने, उनके भी तो बच्चे हैं, तो आपने अपने बच्चों की सेफ्टी नहीं सोची? हाउ कम कि आपके बच्चे सेफ हैं, बाकी घर के रहनुमा सेफ हैं, और सिर्फ इस बेचारी बच्ची पे इतना जुल्म हुआ? और अगर आपको लगता राइट, है कि वो ज़हनी तौर पे ठीक नहीं थी, तो आपने अपनी बीवी को छोड़ा क्यों उस छोटी बच्ची के साथ? और अग्रीड। 6 माह के लिए, 6 माह तक आपको नजर नहीं आया कि इस छोटी बच्ची के साथ क्या हो रहा है? माहिन, मैं ये सो इट्स सोचने पर ऑल वेरी मजबूर हूँ, क्वेश्चनेबल। सो सॉरी टू इंटरप्ट, मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि हम जिस सोसाइटी में रहते हैं उसमें जो सेक्सुअल फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, सप्रेशन मौजूद है, उसका क्या हल निकलेगा? चलें, पीटीए ने वेबसाइट्स तो फोर्स बंद कर दी हैं, लेकिन जिस तरीके से हमारे बच्चे, लड़के ज्यादा रेप हो रहे हैं लड़कियों से, वो भी माइनर, तो इससे वाजे हो जाता है कि हमें जी। कुछ करना होगा। मुझे जो सोल्यूशन इस वक्त मेरे जहन में आ रहा है, जिस तरीके से हमने शराब के लाइसेंसेस दिए हुए हैं, तो हमें तो फिर जिस्म फरोशी के भी लाइसेंसेस दे देने चाहिए, ब्रॉथल्स को लीगल कर देना चाहिए, ताकि कम से कम ये जुल्म तो बंद हो, ये बर्बरियत तो बंद हो, क्योंकि अंडर द टेबल तो वो वैसे ही चल रहे हैं। अंडर द टेबल तो चल रहा है, मगर बात सिर्फ उसकी नहीं है। बात तो ये है कि बच्चों को एक इजी टारगेट बनाया जा रहा है। जिस तरह कि आपने कहा कि
लड़कों पे ज्यादा ज्यादतियां हो रही हैं, इसलिए बिकॉज एक्सेस ज्यादा है। मगर प्रॉब्लम ग्रास रूट लेवल की आ जाती है कि हमारी वो कॉन्वर्सेशंस नहीं हो रही। हम ना अपने बच्चों को सेफ्टी का सिखा रहे हैं, ना माँ बाप सेफ्टी को जानते हैं, ना माँ बाप आगे से बच्चों को सेफ्टी का सिखा रहे हैं। तो हमारा जो एक माइंडसेट है वो बदलने वाला है। बात सिर्फ फ्रस्ट्रेशन की नहीं है, बिकॉज जब भी कोई ज्यादती किसी के साथ करता है, बात डोमिनेंस और कंट्रोल की भी है। तो आई थिंक पूरा एक माइंडसेट और कॉन्वर्सेशन चलनी पड़ेंगी जो हम अपने माशरे को सिखाएं कि सेफ्टी क्या है। हम एज रिस्पॉन्सिबल शहरीज एक दूसरे के लिए आवाज उठाएं। अगर आपको नजर आता है कि किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो आवाज उठाओ। अगर आपको नजर आता है कि एक अंडर एज माइनर किसी के घर में काम कर रहा है तो उसके लिए हमें खुद आवाज उठानी पड़ेगी। इट ऑल स्टार्ट्स विद अस। जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी और ओनरशिप नहीं लेंगे और एक दूसरे पे ब्लेम करते रहेंगे तो कुछ हमारा माशरा बदलने वाला नहीं है। तो आई यकीनन। थिंक द राइट कॉन्वर्सेशंस ऑन द राइट लेवल नीड टू स्टार्ट हैपनिंग। आज भी माहिन एक कराची से वीडियो आती है जिसमें देखा जा सकता है कि एक मोटरसाइकिल पे चलने वाला शख्स एक बुरके में खातून को हरेस करते हुए चला गया। थोड़े दिनों पहले एक वीडियो और वायरल हुई थी जिसमें एक शख्स रोड पर बरहना होकर एक औरत को हरास करने की कोशिश कर रहा था। इसीलिए कोई सोल्यूशन जरूर इसका होना चाहिए, वे फॉरवर्ड। क्या जुडिशियल रिफॉर्म्स आप एडवाइस करेंगी? क्योंकि मेरी नजर में जब तक चोर के हाथ नहीं काटे जाएंगे, बिल्कुल, सरेआम फांसी नहीं दी कुछ जाएगी, नहीं होता। कुछ नहीं होगा। वुड यू अग्री? बिल्कुल। I absolutely agree. I think judicial reforms, structural reforms, I think as a society, like I said, खुल के आके बोलना पड़ेगा। और फिर देखें बात वही आ जाती है कि हम क्या अपने माशरे में सिखा रहे हैं। इतनी विक्टिम ब्लेमिंग होती है। पहले कहा गया, ये बहुत से हादसे पहले भी हुए हैं, जब मोटरवे वाला केस हुआ तो कहा गया जी वो रात को औरत ऐसे क्यों निकली। बात ये नहीं है कि औरत कब निकली, उसने क्या पहना हुआ है, उसका लिबास क्या है। बात ये है कि औरत सेफ है कि नहीं। और यहाँ से तो वाजे होता है कि सेफ नहीं है। ये दोनों औरतें बुरके में थीं और दिन दिहाड़े उनके साथ ये हादसा हुआ। मगर जो परपेट्रेटर्स हैं अभी तक फरार हैं, अभी तक मिले नहीं हैं। उनको पता है मिले भी जाएंगे तो कुछ देर बाद केस खत्म हो जाएगा और बात आगे निकल जाएगी। तो ऑफ कोर्स आई थिंक रिफॉर्म्स, स्ट्रक्चरल, जुडिशियल इन अ सोसाइटल रिफॉर्म्स हैव टू हैपन एंड दे हैव टू हैपन सून। ऐसे माहौल का वरना एक बहुत मुश्किल हो जाएगा माहिन औरतों के लिए। माहिन ऐसे माहौल का एक औरत के जहन पर क्या इम्पैक्ट होता है, ये हमें बताइए। देखिए, जब आपके माहौल में सेफ्टी ना हो तो वो तो हर चीज में अफेक्ट होगा, चाहे वो काम हो, चाहे आपके बच्चे हो। जब आप सेफ्टी फील नहीं करते, अगर आप रिजवाना का केस भी देख लें, आई होप अल्लाह ताला उसके साथ हो, उसकी मदद करे और वो बेहतर हो। मगर इतने तशद्दुद और ट्रॉमा के बाद वो छोटी सी बच्ची क्या कभी काम कर सकती है? क्या वो कभी जिंदगी में सेफ्टी फील कर सकती है जब उसका अपने माँ बाप के अंदर ट्रस्ट भी नहीं रहा? मुझे ये पता है कि वो बेचारे मजबूर हो के अपने बच्चों को भेजते हैं, मगर वो क्या कभी ठीक हो पाएगी? आई होप इंशाल्लाह वो उसको अल्लाह सेहत दे और बेहतर करे। मगर आप एक ट्रॉमा का सोचें जिससे वो बच्ची गुजरी है, उसको कौन ठीक करेगा? अगर वो फिजिकली ठीक हो भी जाती है, उस ट्रॉमा का क्या होगा जो उस बच्ची के साथ हुआ है, जो आप लेकिन किसी के साथ भी माहिन, सेफ मैं नहीं कर सोच रहा हूं सकती। कि इस बुराई का मुकाबला करने के लिए हमें बड़ी तब्दीली हम कैसे लेकर आएंगे, कौन लेकर आएगा, कहां से लेकर आएगा, समझ नहीं आ रहा। क्योंकि मुकन्नना जो लेजिस्लेटर्स हैं वो 2-3 दिनों में तो 50-60 बिल्स अपने लिए पास करवा लेते हैं। और लेट से जैनब एक्ट भी पास हुआ है, जैनब अलर्ट बिल भी पास हुआ है, इंप्लीमेंटेशन नहीं होती है। जाएं तो जाएं कहां माहिन? कोई रास्ता है आपके पास? प्रॉब्लम प्रॉब्लम तो इम्प्लीमेंटेशन की ही है। मगर आई थिंक ये ऐसी चीज है जो कि एक दो दिनों में ठीक हो भी नहीं सकती। आई थिंक लाइक आई सेड, हम जो शहरी हैं रिस्पॉन्सिबल है, हमें आवाज उठानी चाहिए। हम देख रहे हैं कि औरतें अब आवाज उठाती हैं, मगर आई थिंक हमारे लीडर्स को भी थोड़ी अब ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। हमने सारी की सारी चीजें बिल्कुल बैक बर्नर पे रखी हुई हैं। औरत रेप होती है, वो कहानी निकलती है, आउटरीच होता है, फिर खत्म हो जाती है। बट कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जो आके कहता है मैं साथ खड़ा हूँ एंड लेट्स चेंज द सिस्टम, लेट्स फाइट द सिस्टम, whether it's judicial or otherwise. So it's a collective thing that I think we all have to do together. माहिन ऐसा नहीं है कि कलेक्टिवली, कुछ माहिन आपने marginalized group से हो जाएगा। कलेक्टिवली मूवमेंट की बात कर रही हैं तो हमें याद है नूर मुकद्दम के लिए किस तरीके से मूवमेंट हुई थी, किस तरीके से सबने मिलकर आवाज उठाई थी। लेकिन लग नहीं रहा है कि ज़ाहिर जाफर को जो है फांसी की सजा मिलते हुए नजर आ रही है। I know unfortunately नहीं लग रहा, मगर
जहां तक हम पहुंचे हैं, आई थिंक इवन दैट्स अ स्टेप अप। अगर चलो। मुझे लगता है अगर नूर मुकद्दम का केस मीडिया में इतना हाइप अप ना होता तो शायद जाहिर जाफर आज अमेरिका बैठा होता और सेफली बैठा होता, बिकॉज उसके माँ बाप भी कनेक्शंस थे, उस लिहाज से उसके माँ बाप भी कम्प्लिसिट थे, बट आज वो बाहर हैं। बट एटलीस्ट एक एग्जाम्पल तो हमारे सामने है कि वो जेल तक तो पहुंचा। पहले तो हम यहाँ भी नहीं पहुंच पाते थे, पहले तो हम शायद बेचारे जो विक्टिम्स थे उन्हीं को ब्लेम करके बाद भूल जाते थे। तो आई एम एटलीस्ट हैप्पी कि हम यहाँ तक पहुंचे, दैट स्टेप नंबर 1। अब हमने इससे भी आगे बढ़ना है, इससे भी ज्यादा कॉन्वर्सेशंस करनी है, इससे भी ज्यादा आवाज उठानी है, बिकॉज एज सिटीजंस दैट्स ऑल वी कैन डू। उसके अलावा हमारे जो लीडर्स हैं, आई थिंक उनको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, जागना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, आर राइट, चिल्ड्रन सेफ, राइट। आर वुमेन सेफ, एंड आई डोंट थिंक वी आर, नन ऑफ अस, हम कोई भी महफूज इस वक्त फील नहीं करता। थैंक यू सो वेरी मच माहिन गनी, सोशल वर्कर और थेरेपिस्ट और वुमेन एम्पावरमेंट की स्पेशलिस्ट। थैंक यू सो वेरी मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। बात उन्होंने बड़ी खुलकर कर दी है, कोई भी अपने आप को महफूज महसूस नहीं कर रहा है और ऐसे घुटन के माहौल में जिंदगी गुजारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल अच्छा हो, हमारी खवातीन, हमारे बच्चे अपने आप को महफूज महसूस करें। अल्लाह करे वो दिन आए, हुक्मरानों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास हो और हम मिन हैसल कौम एक बनकर इस मसले के ऊपर एक हो जाएं और जिहाद करें। एक ब्रेक लेते हैं, उसके बाद गुफ्तगू जारी रहेगी। कश्मीर बन कर रहेगा पाकिस्तान, ये नारा हम यकीनन काफी सालों से लगा रहे हैं और अब दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह ताला जल्द कश्मीरियों को उनका हक खुद इरादियत और उनकी खुसूसी हैसियत वापस दिलवाए और भारतीय तशद्दुद, बर्बरियत, जुल्म से उन्हें निजात दिलवाए। हम जानते हैं कि आज भारत का ये हाल है कि हरियाणा में जो आग लगी थी वो दिल्ली तक पहुंच चुकी है, कई जानें जाया हो चुकी हैं, मुसलमानों के ऊपर इतना जुल्म ढाया जा रहा है जिसकी कोई इंतहा ना हो। मोदी की इंतहा पसंद सोच इस कदर बढ़ चुकी है कि बाकी सारी सियासी जमातों ने भी एक इत्तेहाद पैदा कर लिया है ताकि मोदी से जान छुड़ाई जा सके। लेकिन यकीनन कश्मीर के ऊपर जो जुल्म हो रहा है उसके लिए हम आवाज उठाते रहेंगे। पहले रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों का तारुफ करवाऊंगा। 5 अगस्त 2019 दुनिया की तारीख का वो स्याह दिन था जब भारत की मोदी सरकार ने आलमी कवानीन को पैरों तले रौंदकर मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके जुल्म जबर की तमाम हदें पार कर दी। मकबूजा आबादी को 2 यूनियन टेरिटरीज में बदलने के इस इकदाम ने रियासत जम्मू और कश्मीर को अमली तौर पर 2 टुकड़ों में तकसीम कर दिया। एक तरफ 3.5 लाख इजाफी फोर्सेज की तैनाती की गई और दूसरी जानिब निहत्ते हजारों कश्मीरी नौजवानों पर मजालिम के पहाड़ तोड़ते हुए शहीद और गिरफ्तार कर लिया गया। इंतहा पसंद भारतीय सरकार आज तक मकबूजा कश्मीर पर अपनी गिरफ्त मजबूत करने के लिए काबिज सरकार सियासी इंजीनियरिंग, नई गैर कानूनी आबादियों का कयाम, समाजी, इक्तिसादी और माशी कत्ल, सकाफत को मस्क करने की कोशिश, मीडिया पर पाबंदी, कानून का एहतराम न करने समेत कई घिनौने इकदाम में मसरूफ है। 7 नई सियासी जमातें बनाई और फिर हिंदुओं की सीटें बढ़ाने और मुस्लिम वोट बैंक को तकसीम करने के लिए नई हदबंदी कायम कर दी। कश्मीर में 85 तारीखी मकामात के नाम तब्दील कर दिए गए। इंसानियत की तजलील करते हुए सर्च ऑपरेशन के नाम पर गैर कानूनी छापे, खवातीन से ज्यादतियाँ और जाली पुलिस मुकाबले में शहीद नौजवानों की मैयतें लवाहिकीन के हवाले न करना और न ही नमाज जनाजे की इजाजत देना मकबूजा कश्मीर में रोज का मामूल बन चुका है। सिर्फ मकबूजा कश्मीर ही नहीं, भारत में भी इंतहा पसंद बीजेपी और RSS की जानिब से मुसलमानों पर जमीन तंग कर दी गई है। डिस्कशन करेंगे, हमारे साथ एक बेहतरीन पैनल मौजूद है। तारुफ करवाना चाहूंगा, पाकिस्तान के डिप्टी अटॉर्नी जनरल रह चुके हैं आप, राजा खालिद महमूद, एडवोकेट एंड सुप्रीम कोर्ट के। बहुत बहुत शुक्रिया राजा साहब, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर इरफान अशरफ साहब, आप कश्मीरी भी हैं, सीनियर सहाफ़ी भी हैं, तजज़ियाकार भी हैं। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने भी अपना कीमती वक्त दिया। पहला सवाल राजा खालिद महमूद साहब आपसे पूछना चाहूंगा, हमें क्या करना होगा भारतीय जुल्म के खिलाफ, क्या करना बाकी है हुजूर? देखिए, एक तो आवाज मेरी आ रही है शायद जी जी, आपको। आप उस वक्त लाइव हैं, बताइए सर। पहली बात तो ये है कि कश्मीर इज द कोर इशू इन द वर्ल्ड। मसला फलस्तीन को आप देख लें, बोस्निया का मामला देख लें, दीवारें बर्लिन गिर गई, दुनिया के अंदर जो जो तहरीकें चल रही थी, लोगों ने कुर्बानियां दी, वहाँ के जो बाशिंदे थे उन्होंने अपने आप को कुर्बान किया, जिसके नतीजे में
आज़ादी उन्हें मिली, लेकिन कश्मीर आज 76 साल, तकरीबन 14 अगस्त 2023 को 76 साल हो जाएंगे पाकिस्तान और इंडिया को आज़ाद हुए, लेकिन कश्मीर आज़ाद नहीं हो सका। बावजूद इसके कि जो कुरान पाक वो एक दानश्वर थे, मुफक्किर थे, कश्मीर के हवाले से उनकी जिदोजहद भी थी। उन्हें एक बार सुनने का इत्तेफाक हुआ तो उन्होंने ये कहा कि कुरान पाक ने कहा कि इनफिरू खिफाफुम व सिकाला व जाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह, कि जिहाद करना है आपने अपनी जानों के साथ, अपने मालों के साथ। लेकिन कश्मीरी वो कौम है कि जिन्होंने जानों और मालों से बढ़ के अपनी इज्जतों का नजराना भी पेश किया, अपनी इज्जतें असमतें लुटाई, लेकिन उसके बावजूद ना तो जो हमारी सुपर पावर्स थी, जो आलम था, उनकी कानों पे जोर तक रेंगी, और ना ही उन्होंने इस मसले कश्मीर को उस तरह से अहमियत दी। बावजूद इसके कि अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादें मौजूद हैं। अगर आप मुझे थोड़ा सा टाइम दें तो 5 जनवरी 1949 की करारदाद बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसका जो वन है, जो करारदाद का रेजोल्यूशन का वन है, वो ये कहता है द क्वेश्चन ऑफ द एक्सेशन ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर टू इंडिया और पाकिस्तान विल बी डिसाइडेड थ्रू द डेमोक्रेटिक राइट। मेथड ऑफ फ्री एंड इम्पार्शियल प्लेबिसिट। ठीक है, ये कहने के बावजूद इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये करारदाद है 1949 की, 5 जनवरी 1949, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है 1957 का। 26 जनवरी 1957 को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज केम इनटू फोर्स, उसकी इम्प्लीमेंटेशन हुई, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इन रेजोल्यूशंस को, जो यूएन की रेजोल्यूशंस थी, उन्हें मद्देनजर रखते हुए उसमें आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35 राइट। इंसर्ट किया गया। आर्टिकल 370 में जो कश्मीरियों को एक स्पेशल स्टेटस दिया गया। जी हाँ, वो अगर ले आप लिया गया उनसे। जी मैं प्लीज। चाहूँगा राजा साहब, अगर आप इजाज़त दें तो मैं डॉक्टर साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ। डॉक्टर इरफान, आप यकीनन एक सहाफ़ी भी हैं, कश्मीरी भी हैं, कश्मीर के मसले पर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। अब जिस तरह रिपोर्ट्स आ रही हैं, वहाँ से इलाकों के नाम बदले जा रहे हैं, वहाँ पर नई आबादियाँ सेटल करवाई जा रही हैं, कश्मीरियों से उनका घर लिया जा रहा है, और यही स्ट्रैटेजी हम फ़लस्तीन में भी देख रहे हैं। आपके पास क्या रिपोर्ट्स है, ग्राउंड रियलिटी क्या है डॉक्टर इरफान? देखिए जी, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इस इंतहाई इम्पोर्टेंट प्रोग्राम में लिया। मकबूजा जम्मू कश्मीर का ज़ाहिर है 47 के बाद ही जब वहाँ की अक्सरियत जो कश्मीरी थे, 77% मुस्लिम मेजॉरिटी स्टेट थी, और वो ये चाहते थे कि वो रियासत पाकिस्तान का हिस्सा बने। लेकिन इंडिया ने उस वक्त भी 27 अक्टूबर 1947 को जबरी तौर पे अपनी फौजें श्रीनगर उतारी और कब्जा किया, और फिर उसके बाद वो मुख्तलिफ बहाने और हीलों बहानों से उस कब्जे को दवाम बख्शता रहा। में भी इंडिया सबसे पहले खुद गया, और उसके बाद जब वहां पे रेजोल्यूशंस पास हुई कश्मीर के हवाले से, तो इंडिया ने उनके ऊपर भी अपनी एक रवायती हटदर्मी शुरू कर दी, और आज तक आपको पता है कि मकबूजा कश्मीर के लोगों को हक खुद इरादियत नहीं दिया जा सका। अब जो हालात मजीद संगीन हो गए, क्योंकि 5 अगस्त को 2019 में इंडिया ने कश्मीर का जो एक स्पेशल स्टेटस था, आर्टिकल 35A और 370 को रेवोकेट करके, इंडिया ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में न सिर्फ अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों को वायलेट किया, बल्कि उस वक्त से लेकर अब तक, जो आपके नाज़रीन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट खबर है, कि इंडिया ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में हर तरह का मीडिया ब्लैकआउट कर दिया है। वहाँ के प्रेस क्लब को इस वक्त अमलन एक मिलिट्री छावनी में तब्दील कर दिया गया है। इंटरनेट बंद करना, ब्लैक लॉज, अफस्पा, टाडा, पोटा जैसे कवानीन इम्पोज कर दिए गए हैं। हजारों कश्मीरी जबरी लापता हो गए, खवातीन की असमत रेजी हो रही है, और कई बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से भी कम है, उनको भी गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पे मुंतकिल कर दिया गया। और इंडिया पूरी ताकत के साथ, अपनी मिलिट्री के साथ, अपनी मिलिट्री की तादाद बढ़ाने के साथ और लाज का सहारा लेते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर की तहरीक हुर्रियत को ख़त्म करने की नाकाम कोशिश कर रहा है। इसी दौरान कायदे कश्मीर सैयद अली शाह गिलानी, जो कि मकबूजा जम्मू कश्मीर में एक तहरीक हुर्रियत के रोशन सितारा थे, उनको कैदोबंद के अंदर ही उनकी शहादत हुई,
और उनके जस्न खाकी को भी इस्लामी रवायात के मुताबिक दफनाने तक की इजाज़त नहीं दी गई। तो ये हालात जो है वो इंतहाई संगीन है। मकबूजा कश्मीर एक इस वक्त मुकम्मल एक मिलिट्री जेल के अंदर है और जो इंडियन क्वेश्चन फोर्सेस की डॉक्टर तादाद है इरफान वो पहले से कई गुना बढ़ चुकी है। डॉक्टर इरफान, एक क्वेश्चन मैं चाहूंगा ब्रीफली इसका मुझे जवाब दीजिएगा, वक्त मेरे पास कम है। मौजूदा हुक्मरानों की स्ट्रेटजी मसला कश्मीर की तरफ, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि भारतीय वुज़रा की जानिब से ये बयान आता है कि हम LOC भी आगे बढ़ जाएंगे और LOC से बढ़ के हम हमला करेंगे, और हमारे वजीर आजम ये बयान दे रहे थे अभी मिनरल समिट के ऊपर ही कि हम भारत के साथ डिस्कशन को तैयार हैं। मुझे बात कुछ अजीब लगती है, आपको लगती है हुजूर? डॉक्टर इरफान पहले आप बताइए इस पे। जी देखिए, कल मैं यही था इस्लामाबाद में, ये जो मिनरल समिट हुआ मैं वहाँ मौजूद था और शहबाज शरीफ साहब ने वहाँ जो गुफ्तगू की उसमें बेसिकली शहबाज शरीफ साहब की गुफ्तगू के दो हिस्से थे। एक तो आपने जिक्र किया, उन्होंने कहा हम इंडिया से बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन इससे पहले वहाँ प्राइम मिनिस्टर ने ये भी कहा था कि हम ये चाहते हैं कि इंडिया जो है वो अपनी जो हटदर्मी है उससे निकल के, यानी उन्होंने एग्जैक्ट लफ्ज हटदर्मी इस्तेमाल नहीं किया था, बट जो उनके अल्फाज थे उनका लुबेलवाब ये था कि हम तो पॉजिटिव हैं, हम तो आगे बढ़ना चाहते हैं, हम डिस्प्यूट हल करना चाहते हैं और प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के अंदर भी चाहते हैं कि पड़ोसी मिलके चलें, लेकिन वहां से भी ये विल होनी चाहिए। तो इनडायरेक्टली उनका मैसेज यही था वहां, क्योंकि डिप्लोमेट्स थे उस कॉन्फ्रेंस के अंदर और बहुत सारी इंपॉर्टेंट वहाँ पाकिस्तान की शख्सियात थी, आर्मी चीफ वहाँ तो थे। हमने दुनिया को एक पॉजिटिव मैसेज दिया डॉक्टर साहब के चाहे इंडिया कितना भी जुल्म करे हम पॉजिटिव रहेंगे और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। राजा खालिद, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि आप समझते हैं कि हमारे हुक्मरानों में कैपेबिलिटी, कैपेसिटी, काबिलियत मौजूद है कि मसला कश्मीर का हल तक पहुंच सके? देखें, सलाहियत मौजूद है, कैपेबिलिटी मौजूद है, लेकिन शायद कश्मीरियों का शिकवा अपनी जगह बजा है कि जिस तरह से पाकिस्तान को कश्मीरियों के वकील का हक अदा करना चाहिए था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पीपल ऑफ पाकिस्तान, जो अवाम है पाकिस्तान के, वो दिलो जान से हमेशा कश्मीरियों के साथ रहे, उन्होंने हर मौके पे कश्मीरियों की मदद की, लेकिन पाकिस्तान शायद उस तरह से कामयाब वकील का किरदार आज तक नहीं अदा कर सका। हमारी सफारतकारी उसमें नाकाम रही, जिसकी बुनियाद पे इंडिया जो उसका एक अनजस्टिफाइड क्लेम था कश्मीर के ऊपर, वो आज 76 सालों से उससे बुनियाद बना के उस पे गासमाना कब्जा जमाने पे कामयाब हुआ, जबकि हम पाकिस्तान जिनका जस्टिफाइड क्लेम राजा साहब, मोदी को, दहशतगर्द को, इस कातिल को कौन लगाम डालेगा? जी देखें, ये तो देखना चाहिए जो अदारे हैं, आलमी अदारे, वो क्यों नहीं देख रहे कि इसने गुजरात में क्या किया, इसने कश्मीर के अंदर क्या किया, और कश्मीर के अंदर किसने जुल्म नहीं किया, किसने एट्रोसिटीज नहीं की, कश्मीर के अंदर किसने कत्लो गारत की नदियां नहीं बहाई, खून के दरिया कश्मीरियों ने अबूर किए, आज तक उन्होंने हथियार नहीं डाले। जिस तरह से डॉक्टर साहब ने कहा कि सैयद अली गिलानी ने 28 साल से ज्यादा कैद काटी, जी हाँ, जेल काटी, उसके बावजूद उन्होंने सरेंडर राइट नहीं राजा किया, साहब, राइट राजा साहब, वो ये नारा लगाते रहे कि हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान और हमारा हम कश्मीरी हुर्रियत रहनुमाओं को सलाम पेश करते हैं। डॉक्टर साहब, योर क्लोजिंग रिमार्क्स, मोदी जैसे दहशतगर्द को लगाम कौन डालेगा? एक बात आपसे कहूं कि जो इस वक्त कश्मीरियों की तहरीक आज़ादी है जो कि खून से सींची गई है, उसका एक एक सफ़ा शहीदों के मुकद्दस लहू से लिखा गया है और नरेंद्र मोदी इस वक्त पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुका हुआ है। और मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और दफ्तर खारजा पाकिस्तान अपनी एफर्ट्स जो कि जारी हैं, ये कहना गलत होगा कि एफर्ट नहीं हो रही, लेकिन इसको थोड़ा एक्सेलरेट करें, थोड़ा तेज करें। कश्मीरी डायस्पोरा पूरी दुनिया में मौजूद है, वो ऑलरेडी इंडिया के तमाम मिशंस के बाहर, इंडिया के हर जगह जो मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों को आज़ादी जिस तरह सल्ब करने के लिए जुल्म हो रहा है, वो उसके खिलाफ निकले हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान पैट्रनेज करे, सरप्रस्ती करे और इंशाअल्लाह ताला वो दिन दूर नहीं होगा जब शहीदों के लहू से लिखी गई ये जो तहरीक आज़ादी है, ये मंजिल मकसूद तक पहुंचेगी। और जो सैयद अली शाह गिलानी का नारा था, हम पाकिस्तानी हैं, पाकिस्तान हमारा, वो अमली तस्वीर बन के सामने आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इरफान अशरफ, राजा खालिद महमूद साहब, आप दोनों मेहमानों ने अपना कीमती वक्त मुझे दिया। प्रोग्राम के आखिर में मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करूँगा कि या रब जल्द अज जल्द हमारे कश्मीरी भाइयों को उनका हक दिलवा दीजिए, क्योंकि यकीनन अल्लाह के घर में देर है, अंधेर नहीं है, और हम इस जुल्म के खिलाफ भारतीय दहशतगर्द वजीर आज़म
गुजरात का कातिल, इंसानियत का कातिल मोदी के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। तला को इजाजत दीजिए, अंटिल नेक्स्ट टाइम।